सुपरिचित, प्रतिष्ठित एवं जानी मानी हिंदी लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी कहानी सुनिए। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुनो नाज़नीन। नाज़नीन तैयार होकर बाइक बाहर निकाल रही थी कि अम्मा ने पुकारा। वो ठिठक गई, फिर पलटी। जी अम्मा कहिए, मगर ज़रा जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अम्मा ने आंखें तरेर के देखा उसे, फिर उधर मुंह घुमा लिया। तो जाओ, शाम को आओगी तब इत्मीनान से बात करेंगे। ठीक है, कहती हुई नाज़नीन बाइक लेकर बाहर निकल गई। दूसरे पल फिर भागती हुई आई। ओ चंदा, ओ चंदा। हाँ अप्पी, अगर बबीता आए तो कहना मैं बैंक होते हुए ऑफिस आऊँगी। अच्छा जी। वो फिर बाहर निकली, बाइक स्टार्ट की और ये जा वो जा। शाम का वक्त था। ठंडी फिज़ा हवा में अंगड़ाई ले रही थी। झुटपुटों में जुगनुओं की आमद रफ्त थी, जैसे कोई जलसा चल रहा हो। घर के सारे फर्द आ चुके थे। अम्मा ने दस्तरख्वान पर खाने के डोंगे सजा दिए थे। अब दस्तरख्वान खाने वालों की बाट जो रहा था। अब्बू आए, चारों भाई आए, नाज़नीन भी भागती हुई आई। वो चारों भाइयों पर अकेली बहन थी, इसलिए कद्र भी कुछ ज़्यादा थी। चंदा घर की खादिमा थी, वो और अम्मा बाद में खाती थीं। सभी दस्तरख्वान घेर कर बैठ गए। कुछ दूर पर पड़ी कुर्सी पर अम्मा बैठ गईं। वो लगातार नाज़नीन को घूरे जा रही थीं। नाज़नीन निवाले तोड़ते तोड़ते उधर देखती और अचकचा जाती। उसे ये सब बड़ा ही अटपटा और हैरत अंगेज़ लग रहा था। बार बार इस तरह की कैफियत से उझल्ला गई। खाना बीच में छोड़ के वो दस्तरख्वान से उठ गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला। अम्मा थीं। वो सीधे कमरे में आकर उसके बेड पर बैठ गईं। फिर बोली, ये मुझे तुम्हारा बबीता के साथ रहना पसंद नहीं है। दरवाज़ा बंद कर नाज़नीन वापस आकर बैठती हुई बोली, क्यों? उसके बारे में इस मोहल्ले में तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं। किस तरह की बयानबाजियाँ? अब इतना तफसील से नहीं कह सकती, बस ये जान लो मोहल्ले वालों की निगाह में वो एक फ़ाहिशा लड़की है। उसे कोई पसंद नहीं करता और ऐसे लोगों की संगत में रहने वाले लोग भी वैसे ही माने जाते हैं। ये क्या कहे जा रही हैं आप? वो फ़ाहिशा है कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? छी। बहस ना करो तो बेहतर है। मेरी बात पर ध्यान दो, आगे से न सुने कि उसके साथ। कहती हुई अम्मी उठ खड़ी हुई और जाने को हुई। नहीं अम्मा, बगैर किसी वजह के दूसरों के कहने पर मैं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेने वाली। जब तक कि मुझे ना लगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ओह, तुम इतना बढ़ गई? वो मेरे बचपन की दोस्त है, अचानक उसमें कौन सी बुराई आ गई? असल में वो हाई प्रोफाइल फैमिली से है, इसीलिए लोग उसे हदस रखते हैं और बेसिर पैर की बातें उड़ाते हैं। अम्मा थोड़ी नरमी के साथ बैठती हुई बोली, देखो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। बचपन से तुम दोनों दोस्त हो, कभी मना किया मैंने? आज मना किया है तो कोई वजह होगी, मगर कोई माकूल वजह तो हो। उफ, तो सुनो, वो किसी गैर महरम के साथ रहती है। ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें इससे क्या? औरतों का पर्सनल कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्या औरत जानवर है, बेवकूफ़ है, पागल है? आप लोगों ने ही मर्दों को शह दे रखी है। ये फ़लसफ़ाई रहने दो। सुनो, वो एक गलत काम कर रही है, गैर मर्द के साथ रह रही है। मुझे तो कहते शर्म आती है कि वे दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। जाने कौन सा रिश्ता पैदा किया है? लिव इन रिलेशनशिप। हाँ यही। तो क्या हुआ? ये कोई बड़ी या बुरी बात नहीं है। हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ में यह आम बात है, बल्कि एक ट्रेंड है। अच्छा, तो क्या हम पिछड़े हुए लोग हैं? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, 42 साल तक स्कूल में पढ़ाया है, मैंने भी दुनिया देखी है। जो दुनिया आपने देखी है वो इस दुनिया से अलग थी। सो तो है, उस ज़माने में ऐसी औरतें रखेले मानी जाती थीं। जो भी हो, तो तुम अपनी जिद छोड़ोगी नहीं? मैं अब बच्ची नहीं रही अम्मा, इसलिए मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ भी नहीं मनवाया जा सकता। जब तक कि मुझे खुद ऐसा ना लगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम माँ बाप की नाफरमानी पे उतर आई हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अब बोलने को रहा ही क्या? अब तो सब मनमर्जी ही किया जाएगा। नाहक ही हमने पैदा किया।
अम्मा, बात बहुत कड़वी लगेगी, सच कहें तो बच्चे इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होते कि उन्हें आपने पैदा किया है तो उन्हें काला सफ़ेद भी आप ही करेंगे। बच्चे भी इंसान होते हैं, उन्हें भी अकल अता की जाती है। या मौला, क्या करारा जवाब दिया गया है। अब तुम्हारे अब्बू से ही शिकायत करनी पड़ेगी। ऐसा रवैया, आँख का पानी मर ही गया है। और अम्मा फनफनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद नाज़नीन देर तक खामोश बैठी सोचती रही। क्या दुनिया है, एक पल के लिए आज़ादी से एक पल सांस लेना भी मुहाल। अरे कोई रखैल बनकर रहे या बीवी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे दुनिया का जनाजा क्यों निकलने लगता है। फिर उसने चेंज किया, तकिया सीने पे दबाया और बिस्तर पर लंबी हो गई। फिर बबीता को फ़ोन लगाया। संदेश आया, इस समय उपभोक्ता दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। वो झुंझलाई, साली रवि के संग व्यस्त नहीं, मस्त होगी। फिर चुपचाप लेट रही। कुछ क्षण बाद फ़ोन बजा। उसने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से स्वर लहराया, बोल मेरी जान, क्यों इतनी देर से जीना दुश्वार किए है। तेरा जीना दुश्वार हो रहा है और मेरा मरना, मैं सुलग रही हूँ बस। अच्छा, तपिश मुझे भी महसूस हो रही है। देख यार बबीता, तू ये रवि का चक्कर छोड़ दे। कितनी जगहसाई, बदनामी और बेइज्जती हो रही है। कितनी सारी बातें बन रही हैं तुझे लेकर। बदले में सज़ा मुझे मिल रही है तेरे साथ न रहने की। बट मैंने कौन सा गुनाह किया बेबी। कुछ नहीं, बस तू रवि के संग रहने और मिलने का रवैया छोड़ दे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं। तो न पसंद करें, क्या अब हमारे सारे फैसले दुनिया करेगी। क्या अब हमें सांसें लेने के लिए भी दुनिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं जानती। ठीक है, परसों संडे को तुझे घर आके समझाती हूँ। ना नहीं, मेरे घर मत आना। अम्मा ने। क्या अम्मा ने? कुछ नहीं, बस तुम यहाँ मत आना। फिर फ़ोन कट करके वो सो गई। सुबह कुछ देर से उसकी आँख खुली, कमरे से बाहर आई। धूप चौतरफा दौड़ रही थी। घर की ईंट ईंट जाग चुकी थी। उसे थोड़ी झेंप लगी, इतनी देर हो गई। फिर नित्य कर्म से फारिग होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। भाई भी उसी के इर्द गिर्द बैठ अपनी हाँक रहे थे। अब्बू जा चुके थे। उसने नाश्ता करना शुरू किया। इस दफ़ा भी अम्मा उसे आंखें तरेरे देख रही थीं, बल्कि बार बार देख लेती। जब आत्मीयताएं परखने लगती हैं तब अंतस में कैसे कैसे झंझावात उठने लगते हैं। उसने 2-4 निवाले तोड़े और चाय हलक में उतार कर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में दाखिल हुई तो देखा बबीता पहले से ही बैठी उसकी राह देख रही थी। उसे देखकर नाज़नीन ने बुरा सा मुँह बनाया तो वो हंस दी। बोल मेरी जान, कल क्यों तूफान हुई जा रही थी। मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। वो दूसरी तरफ कुर्सी खींचकर बैठती हुई बोली। यार नाजू, कम से कम जिंदगी की हरियाली बाकी रहने दो। इन रूखे फीके संस्कारों के पीछे क्यों खो जाना चाहती हो। ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है जीने के लिए, हम इसे व्यर्थ की रिवायतों में जकड़ कर क्यों जिए। यार ज़िंदगी हमारी है, सारे आंधी तूफान हमें झेलने हैं, तो हम अपना जीवन अपने ढंग से क्यों ना गुजारें। रवि कितना अच्छा इंसान है, ये कौन जानता है। उसमें प्रतिभा लाजवाब है। मैं एमसीए इतनी आसानी से नहीं निकाल पाती, उसी की गाइडलाइन ने मुझे सपोर्ट किया। वो कितना सपोर्टिंग और ज़रूरी है मेरे लिए, लोग क्या जाने। उन्हें तो बस स्त्री में स्त्री दिखती है, पुरुष में पुरुष। तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती, वो झुंझलाई। बबीता के चेहरे पर सायास एक कठोरतापन सा फैल गया। क्यों कर लूँ शादी, सबके डर से मैं शादी कर लूँ। और वो कौन होते हैं मेरी शादी का फ़ैसला लेने वाले। कल तुम लोग कहोगे घर से निकलना बंद कर दो, बदनामी हो रही है, तो मैं घर से निकलना भी बंद कर दूंगी। देखो, तुम्हारी बदनामी की हमें फिक्र थी इसलिए कहा था, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। व्हाट बदनामी यार, ये बदनामी क्या है, क्या होती है बदनामी। हम अगर अपनी ज़िंदगी हंसते खेलते गुजार रहे हैं तो बदनामी, और मर मर के हम जिए तो सभी नेकनामी। एक गरीब आदमी अगर ढंग से खाने पीने लगे तो भी वो बदनाम होता है। उसके पीछे झूठी कहानियाँ बनाई जाती हैं कि साला खुश कैसे है। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैं रवि से शादी नहीं कर सकती। हम दोनों में नितांत वैचारिक असमानता है। रवि को पत्नी के रूप में सीता और सावित्री किसी लड़की चाहिए, उर्वशी या मेनका नहीं। इस मामले में वो निरा गंवारू ही ठहरा।
बबीता, लड़के ऐसे ही होते हैं। वे उर्वशी या मेनका को भोगेंगे जरूर, मगर घर की जीनत किसी सीता या सावित्री को ही बनाएंगे। नाज़नीन ने यह बात किन्हीं गहरे अर्थों में डूबते हुए कही। दैट्स राइट। उसकी वजह है। उसे सीता या सावित्री इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी राम जैसा अभिमानी है, बदगुमान है। वो सीता की चोटी पकड़कर घर से निकाल जंगल का रास्ता दिखा सकता है, मगर सीता तुल्य महिलाएं उसे कटघरे में नहीं खड़ा कर पाएंगी। भले ही वो कितना भी भ्रष्ट हो, वो सावित्री ही चाहेगा, मगर द्रौपदी और अपाला सरीखी विदेशी महिलाएं ऐसी मूढ़ता हरगिज न करेंगी। इसलिए उसे ऐसी स्त्रियां नापसंद हैं। उफ, तुम्हारा दर्शन, नाज़नीन पसीने से गीले चेहरे को पोंछती हुई बोली। दर्शन वर्शन नहीं, ये शादी वादी सब पुराने रीति रिवाज हैं। सबका उद्देश्य तो एक ही होता है ना, कि एक स्त्री को एक पुरुष के संग रहने की वैधता देना। भाई, शरीर हमारा है, आत्मा हमारी है, तो हम इसे तृप्त व संतुष्ट करने के लिए अन्यों से परमिशन क्यों लेंगे? हमारी शारीरिक व आत्मिक आवश्यकता क्या है ये हम जानते हैं, वे नहीं। हम दुनिया व समाज के नाम पर अपनी कामनाओं की आहुति क्यों देते फिरें? सुनो, मैं और रवि एक साथ रहते जरूर हैं, किंतु हमारे संग कोई व्यवस्था नहीं है। हमें अनावश्यक रूप से जकड़ा नहीं गया है। जिस रोज़ हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग हाथ समेट लेगी, हम दोनों आपसी समझौते से अलग हो जाएंगे। हम एक दूसरे के ऋणी नहीं, एक दूसरे के अधीन नहीं। ठीक है भाई, ये तकरीर बंद करो। अब तुम्हारा मसला है ये, तुम जानो। मुझे जो लगा था या सुना था, अपना फ़र्ज समझकर तुम्हें बता दिया। कहते कहते अभी जैसे आंतरिक नद में डुबकी लगा आई है वो। बबीता हंस पड़ी। मेहरबानी के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। नाज़नीन और बबीता के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती रही है, बावजूद इसके कि वे अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि उनके वैचारिक आग्रहों व जीवन शैली में भी बड़ा अंतर है। वैसे समानांतर संबंध गहरे से निभ भी जाते हैं, जबकि सुमेलित रिश्ते नहीं निभ पाते। इनकी समीपता का शायद ये वाहिद कारण था। बचपन की ये मित्रता उन्होंने बड़े मज़े से युवावस्था तक निभाई थी। फिर भी अजब समरसता। नाज़नीन अल्ट्रा मॉडर्न तो बबीता एक्स्ट्रा मॉडर्न। बबीता मात्र 2 बहनें। बड़ी बहन कोलकाता में MBA कर रही थी। बबीता ने लखनऊ में रहकर ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पिता शहर के जाने माने सर्जन थे। ये परिवार शहर के मुहाने से लगी एक पॉश कॉलोनी में रहता था। इसी इलाके से सटे अगले मोहल्ले में नाज़नीन का परिवार आबाद था। नाज़नीन मध्यम परिवार से थी। पिता बिजली विभाग में JE थे। 3 बड़े भाई, एक जिला परिषद के स्कूल में अध्यापक था, दूसरा B.Ed कर रहा था और सबसे बड़े भाई का कपड़े का कारोबार था। माँ भी परिषदीय विद्यालय में अध्यापक के पद से रिटायर हुई थी। बड़े भाई की एक बच्ची व पत्नी। काफ़ी भरा पूरा परिवार था। नाज़नीन को सभी का खूब लाड़ मिलता, चाहे माँ बाप हों या भाई। उसे अच्छी से अच्छी चीज़ें मुहैया कराई गईं, अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया। कभी ये एहसास नहीं होने दिया गया उसे कि वो बबीता से किसी मायने में कमतर है। 1-2 दफ़ा भाइयों ने देखा कि वो बबीता की बाइक खुद ड्राइव करती है, तो उन्होंने बगैर उससे पूछे ही नई बाइक लाकर खड़ी कर दी। किंतु अम्मा ने खास ताकीद की, तुम हो, वो है। एक रोज़ जब वो जीन्स टॉप पहनकर सामने आई तो अब्बू चौंके, मगर बोले कुछ नहीं। बड़े भाई को छोड़कर दोनों भाई तालियां पीटकर हंसते रहे। अम्मा ने झटके से कहा और उधर मुंह घुमा लिया। उसे लगा समथिंग इज़ रॉन्ग। खैर वो ऑफिस चली गई। वहाँ पहुँची तो कलीग से घिर गई। कुछ उसकी जीन्स की प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ उसे अचरज से देख रहे थे। अचानक बबीता ने पूछा, तुम्हारे अब्बू ने कुछ कहा नहीं? तो उसे धक्का सा लगा। क्या ऐसा काम कर दिया है मैंने कि अब्बू के कुछ कहने की संभावना बन गई है? ऐसी संभावना तभी बनती है जब कुछ अनुचित या अनैतिक किया जाए। उसे याद आया कि अब्बू ने तो बगैर कहे ही बहुत कुछ कह दिया था, क्योंकि आज उन्होंने उसे आते वक्त अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कहा था, बल्कि दोबारा सामने भी नहीं आए। वो भारी कदमों से अपने केबिन में चली गई। फिर काफ़ी देर तक नेट पर उलझी रही। अचानक प्यास लगी तो श्यामू बाबा का ख्याल आया। बेल बजाई तो वो आए। बाबा पानी चाहिए। वो पानी का गिलास लेकर आए और उसके सामने रखकर चले गए। श्यामू बाबा किसी दूर दराज के गांव से थे।
उन्हें यहाँ किसी की सिफारिश पर रखा गया था कि छोटे मोटे काम ही कर लिया करेंगे, बदले में उन्हें कुछ पगार के तौर पर दे दिया जाया करेगा। बहरहाल इस दिन शामू बाबा का व्यवहार भी उसे अजीब लगा। शाम को घर आई, चेंज किया, फिर आंगन में आकर बैठ गई। घंटा भर बाद अब्बू आए, फ्रेश होकर शाम की चाय लिए उसके पास आकर बैठे। वो बोली कुछ नहीं, अब्बू ही बोले, नाजू बेटे, एक्स्ट्रा मॉडर्न नहीं अल्ट्रा मॉडर्न बनो। आदमी को अपनी पहचान कपड़ों से नहीं, अपने कामों और अच्छे ख्यालों से बनानी चाहिए। जी अब्बू। अभी जैसे अंदर कुछ भरभरा गया, अचानक दिमाग से कोई बोझ सा उतर गया। दूसरे दिन वो जीन्स बबीता को दे आई। आज तीसरा दिन था। अम्मा ने उससे बात नहीं की थी। अम्मा को ये बात नागवार गुजर रही थी कि उनके लाख मना करने के बावजूद वो बराबर बबीता के कांटेक्ट में थी। चौथे दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो शाम को उसके घर में दाखिल होते ही अम्मा ने उसकी खबर लेनी शुरू कर दी। तो तुम बाज नहीं आओगी? मेरे कहने का कोई असर नहीं? वो उनकी बात सुनती हुई अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे अम्मा भी चली आईं। वो सोफे पर पर्स फेंकती बोली, बात मानने वाली होती तो ज़रूर मान लेती, बट उसकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या मतलब? लेकिन मुझे है। आपकी मर्ज़ी, कह के वो बालों का जूड़ा बनाने लगी। नहीं जानती थी इतना गिर जाओगी तुम। क्या अम्मा, खामख्वाह की तकरार करती रहती हो। कौन सा गुनाह हुआ जा रहा है जो दुनिया वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा? यानी कल तुम भी यही कर सकती हो अगर तुम्हें ये काम गलत नहीं लग रहा या तुम्हारी नज़र में ये सही है तो। हम लोग तो ऐसा करते ही हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो पूरी कौम ये काम करती है, हर औरत, हर मर्द। ये तुम क्या बके जा रही हो? अम्मा संभल कर बैठ गईं और उसे घूरने लगीं। वो बेड पर अधलेटी सी तकिए का सहारा लेती हुई बोली, ये जो निकाह होता है ना, निकाह, शादी वादी, ये भी एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप है। एक कागज़ पर दो जन साइन मार के एक साथ रहने की रजामंदी देते हैं, जिसे कहा जाता है निकाहनामा। बस हो गई शादी। और शादी तोड़ना उससे भी आसान, वो तो 1 सेकंड में हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ तो शादी सिर्फ समझौता भर है, मतलब ओनली कॉन्ट्रैक्ट। जब तक बनी बना रहे साथ रहो, जब ना बने तो तलाक तलाक। इसके लिए एक कागज़ कलम की भी ज़रूरत नहीं होती। ये तलाक रिश्ता तोड़ने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम बचपन में साथियों से कहते थे, कुट्टी कुट्टी कुट्टी। इन सारे रिश्तों की तासीर एक सी है, बस इन्हें जोड़ने और तोड़ने के उसूल अलहदा हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं, बेमतलब के हैं। तो तुम्हें अपने निकाह में भी नुक्स नज़र आता है? वो बात नहीं है, मैंने तो बस मिसाल दी है कि रिश्ते सब एक से ही हैं, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं। जहाँ तक लिव इन का सवाल है तो ये भी एक तरह का साफ़ सुथरा आपसी समझौता है। वे जब तक बनता है साथ रहते हैं, जब नहीं निभ पाती तो अलग हो जाते हैं। यही रिवायत निकाह और तलाक की है। हम लोग कहाँ इसे जन्म जन्मांतर का साथ मानते हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि निकाह एक समझौता भर है जो औरत और मर्द के बीच होता है। जब तक निभा रहे ठीक, जब ना निभे तो अलग हो जाओ। अच्छा भी है, कोई किसी से बंध कर रहने के लिए मजबूर नहीं है। हाँ, बच्चों का हश्र बुरा होता है, इधर उधर फेंके जाते हैं, ज़्यादातर माँ के सिर ही मढ़ दिए जाते हैं। मर्द दूसरी करके फिर मस्त ज़िंदगी गुजारता है। हालांकि इसमें औरत का भी फ़ायदा है, वो किसी बिगड़ैल मर्द के साथ रहने को मजबूर नहीं होती, मगर ऐसा होता कम है। तुम बबीता की गलतियों पर यूं पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसकी शान में कसीदे क्यों गढ़े जा रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक कड़वा सच बता रही हूँ। तभी बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदा ने जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही पड़ोसन कमरून अपने 4 साल के बेटे के साथ घर में दाखिल हुई और हठात बोली, भाभी कहाँ हैं? तब तक वहीदा बेगम बाहर आ गई थी। कमरून लहक कर बोली, आसिफ बेटे, बड़ी अम्मी को सलाम करो। बच्चे ने दाया हाथ सिर पे रख दिया। अच्छा वालेकुम। वहीदा बेगम ने पुलकते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। जीते रहो मेरे शहजादे। कमरून आगे बोली, भाभी, आसिफ को मदरसा नूर अल उलूम भेज रहे हैं मेरठ, हाफिज़ा करने के लिए। इसे दुआ दीजिए कि मन लगा के तालीम हासिल करे और अपने दीन की खिदमत करे। इसी के वसीले से हम भी बख्श दिए जाएंगे।
वहीदा बेगम ने एक नज़र नन्हे आसिफ पर डाली, जो धानी कुर्ता, सफ़ेद शेरवानी और काली मखमली टोपी में सजा खड़ा था। बिल्कुल कोई हाईटेक मौलाना लग रहा था। फिर कहीं गहरे उतरती हुई बोली, हटो दुल्हन, तुम भी गजब करती हो। खुदा ने 5 लड़कियों पे एक लड़का दिया है, उसे काला पानी भेज रही हो। अभी उसके गोद में बैठने के दिन हैं, दूसरे उसे हाफिज़ा कराओगी, मौलाना बनाओगी। अकल पे पानी फिर गया है क्या? अरे इनका कोई मुस्तकबिल है? 2 रोटी भी तो ढंग से नहीं कमा सकते। यहाँ वहाँ 50-50 रुपये में ट्यूशन पढ़ाते फिरते हैं, यही इनकी कमाई है। बड़े मौलाना हुए तो जाकर बाहरी मुल्कों में चंदा बुहार लाए। इस बच्चे की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाना चाहती हो? इसे स्कूल भेजो, अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ, डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, लेकिन घर में पढ़ाओ। हमारे बच्चा क्या दिनियात नहीं पढ़े हैं, या वे दीन से रूबरू नहीं? सारी चीज़ें दौर के लिहाज से अच्छी लगती हैं। जन्नत हासिल करने के लिए खुद अपने अमाल बनाओ। बच्चे की कुर्बानी क्यों दे रही हो? उसे क्यों ढाल बना रही हो? कमरुन एक चुप हजार चुप। कुछ देर साकित खड़ी रही, फिर बोली, क्या करूं भाभी, इसके अब्बा नहीं मान रहे, मर्जी तो मेरी भी नहीं है। तभी नाज़नीन कमरे से बाहर आई और आसिफ को गोद में उठा लिया। मेरा आसिफ कहाँ जा रहा है? मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, ट्रेन पर। ठीक है भाभी, अब चलती हूँ, ट्रेन का वक्त हो रहा है। कहते हुए कमरुन ने नाज़नीन की गोद से आसिफ को ले लिया और सलाम करके बाहर निकल गई। तभी नाज़नीन अम्मा की तरफ मुड़ी। एक तरफ तो आप दौर की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप। जो बात गलत सो गलत। जिस बात की तुम वकालत करती हो वो हर दौर में गलत ही रहेगी। वहीदा बेगम ने नाज़नीन की बात काटकर अपनी बात पूरी की और किचन की तरफ बढ़ गईं। एक रोज़ अब्बू खुश खुश आए और नाज़नीन से बोले, चलो मेरे कमरे में। वो उनके साथ कमरे में गई और सोफ़े पर बैठ गई। उसे बैठाकर अब्बू कुछ तलाशने लगे, फिर आकर उसकी बाजू में बैठ गए और एक तस्वीर उसके सामने कर दी। ये मुशीर मियाँ हैं, मेरे दोस्त के साहबजादे, कोलकाता में कंप्यूटर इंजीनियर हैं। तुम्हें पसंद हो तो कहो। आप भी अब्बू, वो झेपती सी बोली। नहीं भाई, बात साफ होनी चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई और हो तो भी बताओ, हम उस पर भी गौर करेंगे। नहीं तो इस बारे में सोचो। ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करके अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ लो। जैसा होगा चंदा या अपनी अम्मा के हाथ कहला देना। तुम भी कह सकती हो, कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़नीन सिटपिटाई सी बैठी रह गई। अब्बू के जाने के बाद नाज़नीन ने तस्वीर उठाई और देखती ही रह गई। भाई वाह, मेरे अब्बू ने क्या मुर्गा फांसा है, और अपनी सोचों पर ही मुस्कुरा उठी। कमरुन आसिफ को लेकर वापस लौटी तो बेहद उदास थीं। घर में सभी तैयारियां हो चुकी थीं। अज्जन मियाँ बैठे बच्चे की राह देख रहे थे। जैसे ही कमरुन बच्चे के साथ आईं, अज्जन मियाँ ने लपक कर बच्चे का हाथ थाम लिया। कहाँ चले गए थे मियाँ? यहाँ देर हो रही थी। हम बड़ी अम्मी के वहाँ गए थे अब्बू, वो बोला कि कमरुन सिसकी। सुनो, मैं बच्चे को वहाँ नहीं भेजूंगी, इसका नाम अंग्रेजी स्कूल में लिखवाऊंगी। अज्जन मियाँ की कनपटियाँ लाल। हैं कमज़र्फ, क्या बोल रही है? उसे दुनियावी तालीम दिलाएगी जिसमें कुछ ना कुछ, और वो तालीम जिससे हमारी आगबत बननी है तुझे काटती है। देखना दोज़ख भुगतेगी, दोज़ख। भाभी कह रही थी। चुप, कोई हमारे घर का ठेकेदार नहीं है। वैसे भी ये लोग कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी पढ़ गए हैं। तू भी इनके आना जाना कम कर दे। और गाड़ी पर सामान लादना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों बच्चे को लेकर रवाना हो गए। गई रात को अज्जन मियाँ और कमरुन बच्चे को लेकर मेरठ पहुँचे। किसी मुसाफिर खाने की तलाश करने लगे। यहाँ वहाँ पूछा तो किसी ने किसी धर्मशाला का पता बता दिया। वे वहाँ पहुँचे। गेट पर दरबान से मुलाकात हो गई। दरबान ने उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा, फिर धर्मशाला के इंचार्ज को बुलाया। उसने भी उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा। कमरुन भी बुरके की जाली से उन्हें ताड़ती रही। तभी धर्मशाला का इंचार्ज कमरुन की तरफ संकेत करते हुए गुनगुनाया, ये धर्मशाला मुसलमानों के लिए नहीं है। कमरुन जलबला गई। कुछ बोलने को हुई कि अज्जन ने रोक दिया और बोले, क्यों भाई साहब, क्या हमारे कांटे लगे हैं? बस हमारा नियम है, वो अपने मोटे होठों को काटते हुए बोला। अब कमरुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनो,
हमें भी किसी काफिर के यहाँ ठहरने का शौक़ नहीं चल रहा। बाकी ये पोंगा पुराण बाँचने के साथ साथ 2-4 किताबें इंसानियत की भी पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। चलो आसिफ के अब्बू, ऐसे छुआछूत करने वालों के यहाँ ठहरने से बेहतर है कि हम सड़क पर रात बिता लें। वो बच्चे को लेकर वापस मुड़ गईं। पीछे पीछे अज्जन मियाँ भी चल दिए। वो मोटा थुलथुल धर्मशाला इंचार्ज अपने मोटे मोटे होंठों को काटता उन्हें जाता हुआ देखता रहा काफ़ी देर तक। दूसरे दिन सुबह 10 बजे वे मदरसा नूर अल उलूम के लिए निकले। पता लगाते लगाते वहाँ पहुँचे। कुछ फौरी औपचारिकताओं के बाद उन्हें उस विशाल प्रांगण के बीच सांसें ले रहे मदरसे के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मिली। कई बीघे में फैले मदरसे में वे यहाँ वहाँ ढकढोरते रहे। अब वे प्रिंसिपल का केबिन तलाश रहे थे कि अनायास कमरून एक हॉल के सामने ठिठक गईं। भीतर छोटे बच्चों की कक्षा चल रही थी। सभी बच्चे 12-13 साल के आसपास के थे। दर्जे में सभी बच्चे सहमे से बैठे थे। बाकी एक बच्चा बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर ऊपर से लटक रही रस्सी से बंधे हुए थे। जिस्म पर छाल टीन का कुर्ता, लट्ठे का पाजामा, गट्टे से ऊपर तक का, सिर पे सफ़ेद टोपी, चेहरा पसीने से तरबतर, बाल बिखरे हुए। वो ज़ारों कतार चिल्ला रहा था। समीप बैठे मौलाना के हाथ में पतली हरी छड़ी लहरा रही थी जिसे वो बच्चे के जिस्म पर जा बेजा बरसाए जा रहे थे। हाथ मशीन हो रहे थे। बच्चा बुरी तरह तड़प रहा था। कुछ देर कमरून खड़ी देखती नहीं। इस दरमियान अज्जन मियाँ बच्चे को लेकर आगे निकल चुके थे। वो उसे मदरसे की लगदग दिखाने में मसरूफ़ थे जिससे बच्चा वहाँ से स्वयं को बांध सके। वहाँ खड़ी कमरून को ऐसा लगा कि वहाँ कोई और बच्चा नहीं बल्कि आसिफ बंधा हुआ खड़ा बिलख रहा है। वो तीर की तरह हॉल में घुसी और एक झटके से मौलाना के हाथ से छड़ी छीन कर तोड़ के फेंक दी और उसके दोनों हाथ बंधन से मुक्त करती चिल्लाई, ए है दोज़ख के दरोगे, इंसान है या जल्लाद, पीटे जा रहा है। वो थप्पड़ दूंगी कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। मौलवी साहब सकपका गए। कौन हो तुम? तेरी मौत हूँ, हाँ नहीं तो, कहती हुई बच्चे के जिस्म पर से कुर्ता ऊपर सरकाकर उसकी चोट सहलाने लगी। या अल्लाह, इन मौलवियों को कुत्ते की मौत मारना जो मासूमों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन जो बीच में कूद पड़ी खैरख्वाह बन के? फूटो यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मौलवी साहब झल्ला पड़े। कमरून भी क्या कम थी, बोली, बस आगे मत बोलना मुल्ला कहीं के। आनन फानन वहाँ और स्टाफ व प्रिंसिपल साहब आ पहुँचे। अज्जन मियाँ हक्का बक्का। स्टाफ के सारे लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन सबको एक तरफ कर वो अज्जन मियाँ की तरफ पलटी। हाँ, कह रहे थे हमारे मामू का मदरसा है, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। प्रिंसिपल साहब ने गुहार लगाई, मेहरबानी करके आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं, वहाँ इत्मीनान से बातें होंगी। तो कमरून ने उन्हें झड़क दिया, रहने दो इत्मीनान, इन जालिमों के हाथ अपने बच्चे को कभी नहीं सौंप सकती। भाभी ने सही कहा था, झाड़ू फिरे ऐसी पढ़ाई पर। चलो आसिफ के अब्बू। अज्जन मियाँ की अब ना हिम्मत हुई कि बच्चे को वहीं दाखिला दिलाने की ज़िद या ज़िरह करें। पिटा हुआ बच्चा अभी भी सुपक रहा था। अज्जन ने पूछा, बेटे कहाँ के हो तुम? दिल्ली से चचा। चचा 1 मिनट। रोते सिसकते बच्चे को थोड़ा बल मिला। वो दौड़ता हुआ अपनी बेंच पर गया और एक पर्चे पर फ़ोन नंबर लिख कर ले आया। चचा, ये हमारे अब्बू का नंबर है, मेहरबानी करके उन्हें भी फ़ोन कर देना। अज्जन मियाँ ने नंबर ले लिया कि प्रिंसिपल साहब चीखे, आप इसे हमें वापस कीजिए, यह गैर मुनासिब बात है। उनका कहना था कि कमरून ने अज्जन मियाँ के हाथ से पर्चा खींच लिया। अब लेकर दिखाओ। चलो आसिफ के अब्बू, गैर मुनासिब है। तुम लोगों की इस करतूत की रिपोर्ट कर दूँ ना तो जाके चक्की पीसोगे। कहते हुए उन्होंने पर्चा बुरके के भीतर ही कहीं खोस लिया और आगे बढ़ गईं। पीछे पीछे अज्जन मियाँ बच्चे को लेकर चल पड़े। बाहर निकलते ही अज्जन मियाँ ने पहले उस बच्चे के घर फ़ोन लगाया, सारी सूरत हाल बयां की, फिर रेलवे स्टेशन चले गए। आज कई दिनों से बबीता अजब सी खामोशी ओढ़े पड़ी थी, गुमसुम, स्वयं को सबसे बचाने का प्रयास करती। अंतस में बलबले ही बलबले। जब संबंध दरकने लगते हैं तब उनकी तासीर का एहसास शिद्दत से होता है। सहसा रवि ने पाला बदल लिया था। अब वो बबीता से कटने लगा था। काफ़ी रोज़ से दिखाई नहीं था।
जब उकताकर बबीता स्वयं उस तक गई तो पता चला कि कोई विशेष कारण नहीं था उसके न दिखने का। उसे शौक लगा। जब शौक लगा तो जाना कि रवि से उसका रिश्ता मात्र लिव इन तक ही नहीं था बल्कि उसके आगे का था और उसकी अवॉइडनेस जानलेवा है। पर रवि पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने एक टूक कहा, आजकल रूही के साथ हूँ, तुम भी पार्टनर चेंज कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? हमारा संबंध ही ऐसा था। हमारे संबंध का उद्देश्य ही था सिर्फ एंजॉय करना। हम एक दूसरे को सहने के लिए बाध्य थोड़े ही हैं। वो ठगी सी खड़ी रह गई। संबंधों के ताप में कोई मर्म क्यों नहीं होता? ऐसे लोहित क्षणों में मन वैरागी होने को करता है। एक मारक अंतर्लाप से वो मिमी आई। रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार एक झांसा है। वो उसकी भावनाओं पर प्रहार करते हुए आगे बोला। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, बस जीवन एंजॉय करो। तुम्हें पता है रवि तुम क्या कह रहे हो? रवि, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये लो नई नौटंकी। भाई, तुमसे किसने कहा था कि प्रेग्नेंट हो जाओ? वैसे कोई बुरा भी नहीं है, तुम्हें एक खिलौना मिल जाएगा, कहते हुए वो ठठा पड़ा। मजाक छोड़ो रवि, मैं सीरियस हूँ। बबीता झल्ला गई तो वो भी झल्लाता हुआ बोला। मजाक तो तुम कर रही हो बबीता, ये कोई बच्चा जनने की उम्र है। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? फिर अब तो ऐसे बच्चों को भी मान्यता मिल चुकी है। पर वो बच्चा लेकर मैं करूँगी क्या? कल वो पिता का नाम पूछेगा। अब वो युग नहीं रहा। पिता का नाम तब पूछा जाता था जब कपल विवाहित हुआ करते थे। जब तुम्हारा बच्चा बालिग होगा वो समझ चुका होगा कि बस करो, तुम बहुत घटिया आदमी हो। देखो मैडम, ना मैंने तुमसे विवाह किया है ना कोई वादा। तुम्हें मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। मेरी शराफत का इम्तिहान मत लो। तुम जानो तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा? जी हाँ, ये तो निश्चित है कि तुम ही उसकी माँ हो, मगर मैं उसका बाप हूँ ये निश्चित नहीं। रवि, बबीता चीख पड़ी। चेहरा सुर्ख पड़ गया। एक गहरे दर्द से गला रुंध गया। रवि, इतना घटिया आरोप? आरोप कहते हुए वो किन्हीं दुरूह अर्थों में ठटा पड़ा। वो कटकर रह गई। ऐसे क्षणों में मन अपने आप से भागने लगता है। कैसी विवश प्रतिबद्धता है। कहाँ विलुप्त हो गए वो मौलिक स्पर्श, कहाँ ठहरे रह गए वो निविड़ आलिंद। उसकी आंखें भर आईं, मगर आंसुओं को पीती हुई कांपते स्वर में बोली, बहरहाल रवि, इस बच्चे को मैं जन्म तो अवश्य दूंगी, बाकी इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी नहीं, साक्षात दिखाऊंगी। इतना कहकर वो वापस होली वहाँ से। नाज़नीन कुछ फाइलें चेक कर रही थी। रवि का फ़ोन आ गया। वो हठात बोला, यार इस बबीता का कुछ करो, समझाओ ना इसे। क्यों पेट में बच्चा पाले घूम रही है? अपना भी कबाड़ा कर रही है, मेरा भी। क्या? हाँ। ओ गॉड, मुझसे तो उसकी मुलाकात ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चला। तो पता करो। देखो रवि, ये तुम्हारा उसका निजी मामला है। वो मैच्योर है, अपने फैसले खुद लेने की सहूलत है उसमें। बाकी अगर वो मेरी बात मानती ही होती तो वो तुमसे बहुत पहले अलग हो चुकी होती। आज ये नौबत ही क्यों आती? अपने लिए प्रॉब्लम उसी ने क्रिएट की है, निपटेगी भी वही। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर देर तक सोचती रही, या अल्लाह, ये लोग भी ना। कई दफ़ा सोचा कि बबीता को फ़ोन लगाए, लेकिन नंबर डायल कर करके छोड़ दिया। अजीब सी ऊहा-पोह में बैठी रही। बैठे बैठे शाम हो गई। उसके बाद किसी काम में मन नहीं लगा। वो घर वापस आई और थके कदमों से अपने कमरे में चली गई। पीछे से अम्मा दाखिल होते हुए बोली, तुम्हारे अब्बू ने कुछ पूछा था तुमसे, उसका जवाब मांगा है। वो सोच में पड़ गई। फिर उसे याद आया, ओ हाँ, अम्मा कह दीजिए मेरी हाँ है, मगर 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 मैं निकाह तो करूँगी, लेकिन साथ ही कोर्ट में भी शादी करूँगी। क्या बड़ी बेहया हो गई हो? गैरत नहीं आती? अब यही बाकी रह गया है, कोर्ट कचहरी भी करवाओ। मुला नाक कटवाने पे ही तुली हो। उफ, तुम लोगों की नाक इतनी इतनी सी बात पे नाक कटने लगती है। अब नाक कटे या कुछ भी कटे, मुझे जो कहना था कह दिया। मगर ये शर्त क्यों? क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं। कल को बात ना बने तो मुझको ही चलता कर दिया जाएगा, फिर मैं टापती रह जाऊंगी। जाने कितनी लड़कियां ऐसे कितने ही अनकिए गुनाहों की सजाएं भुगत रही हैं। कहते कहते उसके सामने बबीता का चेहरा घूम गया। मगर ऐसा तुम सोचती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर ऐसा नहीं होगा,
मगर ये सोचकर चलना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं है। अगर लड़के की नीयत सही है तो कोर्ट की शादी से इनकार नहीं करेगा, नहीं सही है तो इनकार कर देगा। ये तमाशा हमसे नहीं होगा भाई, अम्मा झुंझलाईं। तो हमसे भी नहीं होगा। उसने भी बात पक्की कर दी। अजीब बदमिजाज लड़की हो। क्यों क्यों बदमिजाज हूँ? क्या मुझे अपना अच्छा बुरा नहीं सोचना चाहिए? ये सोचने के लिए क्या हम लोग काफ़ी नहीं हैं? मुझे देखो, क्या मेरे साथ कभी तुम्हारे अब्बू ने किसी तरह की ज्यादती की, कोई बुरा सलूक किया? तुम ये क्यों भूल जाती हो अम्मा कि तुम अब्बू की दूसरी बीवी हो? अब अगर बड़ी अम्मी ने कानूनन शादी की होती तो आज नक्शा ही दूसरा होता। वहीदा बेगम पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। बगैर बोले उसे एकटक देखती रह गई। वो आगे बोली, मर्दों का कुछ भरोसा नहीं, ये छुट्टा सांड होते हैं। इनके पास जज्बात नहीं होते, सिर्फ नफ्स होती है। मगर अम्मा की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। वो कुछ भी नहीं बोल सकी और चुपचाप वापस लौट गई। 1 घंटे बाद जब अब्बू आए तो अम्मा ने सारा सूरत हाल उनके सामने रख दिया। अब्बू बड़ी सोच में पड़ गए तो अम्मा भिन्नाई। ये सब पढ़ाई का नतीजा है, बाकी कसर उस बबीता की संगत ने पूरी कर दी है। नहीं वहीदा, ऐसा नहीं है। फिर पूरे कमरे में देर तक खामोशी तैरती रही। कुछ देर बाद अब्बू ही बोले, सही है, मुस्तकबिल माजी से सीख लेता है। हमारे अमल ने उन्हें इन तमाम खतरों से आगाह किया है, तो वो अपने आप को महफूज रखने के लिए तरीके भी सोच ही सकते हैं। जो सलूक हाजरा बेगम के साथ हुआ, कल नाज़नीन के साथ क्यों नहीं हो सकता है? उसे भी अपना अच्छा बुरा सोचने का हक है और हर कोई अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए आज़ाद है। हमने उसे तालीम किस लिए दिलाई है? इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सके। मैं अभी लड़के से बात करता हूँ। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने चंदा को आवाज़ दी, चंदा देखना दरवाजे पर कौन है। चंदा ने दरवाज़ा खोला। सामने कमरुन नमूदार हुई, साथ में आसिफ था, पूरी स्कूली यूनिफॉर्म में। चंदा के पीछे नाज़नीन भी लपक आई, अम्मा भी। कमरुन पुलकती हुई बोली, भाभी आसिफ के स्कूल का आज पहला दिन है, आपको सलाम करने आया है। अम्मा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। और वो जो कहीं मदरसे में ले गई थी, क्या नाम बताया था? जाने दो भाभी, वो मदरसा था या कसाईयों का बाड़ा? झाड़ू फेरे नामुरादों पर। खैर बाद में बताऊंगी पूरी दास्तान। नाज़नीन ने पीछे से आसिफ के गाल पे चपत लगाई। क्यों बच्चू, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ, डॉक्टर बनूंगा, फिर तुमको सुई लगाऊंगा। और सब हंस पड़े। कमरुन बच्चे को लेकर वापस हो गई। अम्मा वापस आकर पलंग पर बैठती हुई बोली, चलो भला अज्जन मियाँ को अकल तो आई, वरना भाई ज़माना बदल रहा है तो इंसान को भी बदलना तो चाहिए ही। कहते कहते उनकी नज़र नाज़नीन पर पड़ी तो पाया नाज़नीन बड़ी गहरी निगाह से उनकी ही जानिब देख रही है, मानो उसकी आंखें सवाल कर रही हों, मगर मेरे बारे में क्या ख्याल है? और अम्मा ज्यों भीतरी भीतर सकपकाईं या परास्त होती कह गई थीं, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा जी की लिखी हुई कहानी गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। समाज की विसंगतियों को दिखाती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।